वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में, जो कि एक मेंटल हेल्थ की जो एक डिजीज है, डिसऑर्डर है। आज हम इसके कॉजेज, इसके सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के बारे में जो है बात करने वाले हैं। हम उसको कैसे ट्रीट या फिर मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर आखिर होता क्या है। इस कंडीशन में जो है क्या ये कंडीशन होती है, एक पर्सन जो है कैसा फील करता है। तो सबसे पहले जो बाइपोलर डिसऑर्डर है, उसे पहले जो है बोला जाता था एक और नाम से, जो है मैनिक डिप्रेशन। और ये एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें कि जो पर्सन होता है उसको एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होते हैं, मूड चेंजेस देखने को मिलते हैं पर्सन के अंदर, जिसके अंदर इमोशनली जो है हाई हो जाता है पर्सन, ज्यादा इम्पल्सिव हो जाता है। उसको टर्म दी गई है वो है मैनिया या फिर हाइपोमैनिया। और कभी कभी लो भी जो है फील करते हैं, जैसे डिप्रेशन। उसके बाद में जब जब कोई भी जो है पर्सन डिप्रेस होता है तो वो जो है फील करता है सैडनेस या फिर होपलेस फील करता है, या फिर अपना जो इंटरेस्ट है वो खो देता है कई एक्टिविटीज में, या फिर उसको खुशी वगैरह जो है कई एक्टिविटीज में महसूस नहीं होती है। ये सब नॉर्मल जो है होता है। लेकिन जब मैनिया या फिर हाइपोमैनिया किसी भी पर्सन को होता है तो उसको फील होता है यूफोरिक। यूफोरिक मतलब ज्यादा ही उसको हाई जो है फील होता है, ज्यादा इम्पल्सिव फील होता है और एक्साइटमेंट ज्यादा फील होती है, और उसमें एनर्जी जो है वो ज्यादा फुल ऑफ एनर्जी होता है वो पर्सन। और अनयूजुअली वो इरिटेबल होता है, ज्यादा मतलब चिड़चिड़ा हो जाता है। उसके बाद में ये जो सारे मूड स्विंग्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं कई चीजों को भी, हमारी जो डेली लाइफ होती है उसमें, जैसे स्लीप हो गई, स्लीप को जो है इफेक्ट करता है, एनर्जी को इफेक्ट करता है, जजमेंट या फिर किसी के बिहेवियर पे भी जो है इसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं। उसके बाद में है कि ये जो मूड स्विंग्स होते हैं, जो मूड स्विंग्स जो चेंजेस होते हैं, उसके जो एपिसोड्स होते हैं वो रेयरली भी हो सकते हैं और ज्यादा बार भी जो है हो सकते हैं। और वो एक साल में जो है जैसे एक या फिर दो बार भी हो सकते हैं, या फिर उससे ज्यादा बार भी जो है हो सकते हैं। उसके बाद में ऑल्दो ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर है ये लाइफ लॉन्ग डिजीज है। ये जो है वो पूरी लाइफ में ही जो है रहती है एक पर्सन के। इसको हम मैनेज कर सकते हैं, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, इसके जो सिम्टम्स है उसको हम दूर कर सकते हैं। जैसे कोई भी ट्रीटमेंट प्लान बना के हम उसके सिम्टम्स को ट्रीट कर सकते हैं, या फिर कई केसेस में जो बाइपोलर डिसऑर्डर है उसको ट्रीट किया जाता है मेडिकेशन से। उसको मेडिसिन जो है वो देकर उसको ट्रीट किया जाता है, या फिर कोई साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी जो है उस पर्सन की जाती है। सो गाइस, अब हम ब्रीफ में समझेंगे कि जो मैनिया और हाइपोमैनिया जो टर्म्स हैं उनका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले जो हाइपोमैनिया या फिर मैनिया होता है ये एलिवेटेड मूड्स होते हैं। ये कुछ ज्यादा इसमें मूड स्विंग्स जो है वो देखने को मिलते हैं एक पर्सन के अंदर। और इसमें से जो टर्म मैनिया है, मैनिया जो है ज्यादा इंटेंस होता है, ज्यादा खतरनाक होता है हाइपोमैनिया की कंपैरिजन में। उसके बाद में इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। सिम्टम्स तो ऐसे बहुत सारे जो है पीपल में देखने को मिलते हैं, जैसे मूड चेंजेस होते हैं, और जो पर्सन होता है उसको फोकस करने में जो है प्रॉब्लम आती है बहुत ज्यादा, और डिस्ट्रैक्शन सा फील करने लगता है, या फिर जो है उसकी नींद जो है वो प्रॉपर वो नहीं ले पाता है, और जो है बहुत ज्यादा कम सोता है कोई पर्सन इसके अंदर, और टायर्ड भी जो है फील नहीं करता है, और या फिर जो है अंडर परफॉर्म करता है कोई भी उसका जो स्कूल का वर्क होता है, या फिर कोई भी जो जनरली वो लाइफ में वर्क करता है उसमें अंडर परफॉर्म करने लगता है। उसके बाद में देखने को मिलता है कई बार कि जो है पर्सन होता है वो ज्यादा अग्रेसिवली जो है बिहेव करता है लोगों के साथ में, और जजमेंट जो है वो सही से नहीं कर पाता है। तो ये सारे जो है इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं एक पर्सन के अंदर। उसके बाद में है कि ये भी जो है सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं कि कुछ पीपल जो होते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर वो पैसे भी जो है वो ज्यादा स्पेंड करने लगते हैं, मनी। उसके बाद में है कि कुछ रिक्रिएशनल ड्रग्स जो है उसका भी यूज करने लग जाते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करने लग जाते हैं। तो ये सब जो है वो ऐसे बिहेव करने लगते हैं। तो इसमें जो है मैनिया या फिर हाइपोमैनिया में हमें ये सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं जनरली। सो गाइस, अब हम बाइपोलर डिसऑर्डर के टाइप्स की अगर बात करें तो सबसे पहला जो इसका टाइप है वो है बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर।
इस डिसऑर्डर में क्या होता है, एक जो इंडिविजुअल होता है वो एक्सपीरियंस करता है एटलीस्ट एक मैनिक एपिसोड, या मतलब उसको एक मैनिक जो है वो होना ही चाहिए, मतलब ज्यादा उसको हाई फील होता है। और उसके बाद में है कि जो पर्सन है उसको मेजर डिप्रेसिव एपिसोड जो है वो भी एक्सपीरियंस हो सकते हैं इसके अंदर, लेकिन उसको जो है वो जरूरी है कि एक मैनिक एपिसोड तो उसने एक्सपीरियंस किया ही हो, तब जो है उसको बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर की कैटेगरी में डाला जाता है। उसके बाद में है कि जो सेकंड है बाइपोलर सेकंड डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हाइपोमैनिया जो है उसके पीरियड्स जो है वो दिखाई देते हैं, हाइपोमैनिया एपिसोड जो है वो देखने को मिलते हैं किसी पर्सन के अंदर। उसके साथ साथ जो डिप्रेशन है वो भी देखने को मिलता है, और इसके अंदर क्या होता है, जो डिप्रेशन है वो ज्यादा डोमिनेंट स्टेट में हमें देखने को मिलता है। मतलब हाइपोमेनिया जो होता है वो या तो हॉबीज एटलीस्ट एक बार होता है, लेकिन जो डिप्रेशन है वो ज्यादा इस पर्सन के अंदर देखने को मिलता है। तो उस जो कंडीशन होती है उसमें हम बाइपोलर सेकंड डिसऑर्डर की कैटेगरी में इस डिजीज को डालते हैं। उसके बाद में है थर्ड साइक्लोथाइमिया। अब इसको दो तरह से जो है जज किया गया है। तो पहले तो ये बताया गया था कि जो नेशनल हेल्थ सर्विस है यूके के अंदर, उन्होंने बताया था कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर है उसकी जैसे सिमिलर फीचर्स जो है वो शो करता है साइक्लोथाइमिया। वहीं पे जो दूसरी तरफ डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स 5th एडिशन के हिसाब से इसको जो है वो क्लासिफाई किया था, सेपरेटली क्लासिफाई कर दिया था। इसके बाद में जो साइक्लोथाइमिया है इसके अंदर क्या होता है, हाइपोमैनिया और डिप्रेशन जो है वो देखने को मिलता है, लेकिन ये जो चेंजेस होते हैं वो कम इंटेंस होते हैं, मतलब कम जो है वो खतरनाक होता है साइक्लोथाइमिया के अंदर। तो ये जो है वो इसके इतने तरह के बाइपोलर डिसऑर्डर होते हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं इसके पॉसिबल कॉजेज की कि क्या क्या इसके कारण जो है वो हो सकते हैं। तो सबसे पहला इसका कारण जो हो सकता है वो है जेनेटिक रीजन। अब जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं वो कई हो सकते हैं, जैसे किसी फैमिली मेंबर को जो है पहले हिस्ट्री रही हो बाइपोलर डिसऑर्डर की, तो चांसेस होते हैं कि उसके आगे आने वाली जो जनरेशन है उसके अंदर भी बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो पाया जा सकता है। उसके बाद में जो सेकंड जो फैक्टर है वो है बायोलॉजिकल ट्रेट्स। अब कई बार क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है कई इंडिविजुअल्स के अंदर, जो ट्रांसमिटर्स होते हैं, जो न्यूरो ट्रांसमिटर्स होते हैं ब्रेन के अंदर, और जो हार्मोन्स होते हैं, जब उनके अंदर जब इम्बैलेंस हो जाता है तभी भी जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर होने की संभावना रहती है, क्योंकि उस टाइम जो ब्रेन है उसका फंक्शन जो है वो डगमगा जाता है। उसके बाद में जो थर्ड जो फैक्टर हो सकता है वो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे आसपास का जो है वो एनवायरमेंट कैसा होता है उस पर्सन के, जैसे वो अगर अब्यूज कोई हिस्ट्री रही हो उस पर्सन की, या फिर मेंटली स्ट्रेस जो है उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर कोई सिग्निफिकेंट लॉस हो जाता है, जैसे उसकी कोई भी प्यारी जो चीज होती है वो कभी दूर हो जाती है, तो इस वजह से जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर होने की संभावना रहती है। सो अब हम इसके जो मेजर सिम्टम्स हैं उनकी बात करें तो दो तरह के इसके अंदर हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एक तो होता है हाइज या फिर लोज। एक में तो जो है ज्यादा एक्साइटमेंट फील करते हैं, और एक तरफ क्या होता है, लो फील करता है कोई पर्सन। तो सबसे पहले हम हाइज की अगर बात करें तो सबसे पहला है कि कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट रहती है उस पर्सन को, ओवर एक्साइटमेंट रहती है, और रेस्टलेसनेस रहती है, मतलब उसको रेस्ट जो है टायर्ड फील नहीं करते हैं वो, और है कि ज्यादा इम्पल्सिव फील करते हैं, ज्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं। उसके बाद में है कि कुछ अनरियलिस्टिक प्लान्स भी जो है वो बनाते हैं ज्यादा। उसके बाद में है कि ज्यादा इम्पल्सिव होते हैं, और उसके बाद में है कि जो ड्रग्स और अल्कोहल है उसका भी ज्यादा ओवर यूज कर लेते हैं। उसके बाद में है कि जो कंसंट्रेशन है सही से फोकस नहीं कर पाते हैं किसी भी चीज में, तो ये सब जो है वो हाइज होते हैं। अगर हम लोज की बात करें तो लोज जो है उसके अंदर सैडनेस फील करता है कोई पर्सन, या फिर इंसोम्निया जो है उसको हो जाता है। इंसोम्निया मतलब जो स्लीप है वो प्रॉपर नहीं ले पाता है, उसको नींद की प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद में सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, सुसाइड करने के लिए अटेम्प्ट करते हैं, और या फिर जो है वो ज्यादा क्राई करने लगते हैं, अनकंट्रोलेबल जो है वो हो जाता है उसको। उसके बाद में है कि एपेटाइट में चेंजेस आने लग जाते हैं, और एनर्जी जो है उसमें ज्यादा कम एनर्जी जो है वो रहती है, ज्यादा एनर्जी रहती नहीं है नॉर्मली।
उसके बाद में है कि जो कंसंट्रेट करने के लिए भी जो है ट्रबल होती है। तो ये सब जो है वो लोज होते हैं। तो इस तरीके से इसके सिम्टम्स को जो है वो दो भागों में बांटा जाता है। सो गाइस, अब हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें बाइपोलर डिसऑर्डर के, तो इसकी ट्रीटमेंट में जो है अलग अलग तरह से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपीज जो है हम इनको दे सकते हैं पेशेंट को। तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट हम यूज कर सकते हैं वो है ड्रग ट्रीटमेंट। हम इसके अंदर जो है मेडिकेशन दी जाती है डॉक्टर के द्वारा, जैसे मूड स्टेबिलाईजर्स जो है वो दी जाती हैं, जैसे लिथियम हो गया। इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट्स भी जो है वो दी जाती है, और सेकेंड जनरेशन एंटी साइकोटिक्स और एंटी कॉन्वल्सेंट्स। तो ये सब जो है वो मेडिकेशंस दी जाती है एज अ ड्रग। उसके बाद में जो सेकंड तरह का जो ट्रीटमेंट यूज होता है वो होता है साइकोथेरेपी या फिर काउंसलिंग। इसके अंदर जो है पेशेंट की काउंसलिंग की जाती है। इसके अलावा जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है पेशेंट को दी जाती है, और फैमिली थेरेपी जो है वो भी दी जाती है। जैसे पूरा जो है इसमें सपोर्ट दिया जाता है फैमिली का। इसके अलावा जो मूड होता है उसको स्टेबल करने के लिए जो है वो कोशिश की जाती है। तो इसमें जनरली काउंसलिंग होती है। उसके बाद में जो थेरेपी यूज की जाती है वो होती है हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। अब जब हॉस्पिटल ट्रीटमेंट जो है वो तब यूज किया जाता है जब पेशेंट जो है वो ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, या तो रिस्क पे होता है कि वो जो है वो हार्म कर सकता है, या तो खुद को हार्म कर सकता है, या तो दूसरों के लिए जो है वो खतरा होता है। तो उस कंडीशन में हॉस्पिटल ट्रीटमेंट दिया जाता है। और एट लास्ट जब सारे ट्रीटमेंट जो है वो काम नहीं आते हैं तो एट लास्ट इलेक्ट्रोकॉन्वल्सिव थेरेपी जो है उस पेशेंट को दी जाती है। उसके बाद में जो रेमेडीज है वो है लाइफ स्टाइल रेमेडीज दी जाती है। जैसे एक रेगुलर रूटीन जो है वो बनाया जाता है पेशेंट का। उसके अलावा उसको डाइट जो है वो हेल्दी दी जाती है। उसके अलावा है कि जो स्लीप पैटर्न है वो एक मेंटेन करना पड़ता है उस पेशेंट के लिए। रेगुलरली जो है वो उसके सोने की जो है वो आदत बनानी पड़ती है। उसके अलावा उसको एक्सरसाइज करने के लिए जो है वो दिया जाता है रेमेडी। तो ये सब तरीके से हम जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर को मैनेज कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। सो गाइस, ये थी पूरी इंफॉर्मेशन बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।